तो एबीपी सी वोटर का जो ये ओपिनियन पोल है 2024 के लोकसभा चुनाव की क्या तस्वीर है मौजूदा, उसका आकलन हम कर रहे हैं। और अब पूर्वी भारत की तरफ आपको हम लिए चल रहे हैं। और पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं आंकड़े, वो अभी आपके सामने हमने पेश किए। और ये आंकड़े अगर 2019 से तुलना की जाए, ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। टीएमसी नंबर 1 पार्टी बनकर सामने उभर रही है, 23 से 25 सीटें, और बीजेपी 16 से 18। बीजेपी को 18 सीटें मिली थी पिछली दफा, यानी कि कोई इजाफा नहीं बल्कि थोड़ा नुकसान हो सकता है, पर नुकसान मामूली सा। कांग्रेस 0 से 2 और अन्य के खाते में एक भी सीट आती नहीं दिख रही है। यानी कि वाम खेमा जिसका ये गढ़ होता था, 35 साल राज किया जिसने, जिस पार्टी ने, जिस सूबे पर, वहां पर नेस्तनाबूद होती दिखाई दे रही है। क्या पिछली बार भी यही हालत कमोवेश वाम खेमे की थी? तो कोई उबार नहीं दिख रहा है क्या? और यहां पर वोट प्रतिशत की बात करें तो 5% का अंतर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में। तृणमूल 44% और बीजेपी 39% वोट बैंक। कांग्रेस के खाते में 8, अन्य के खाते में 9% वोट जाते दिख रहे हैं। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन एक हकीकत में भी तब्दील होगा? ममता बनर्जी ने तो संयोजक के तौर पर नाम भी पेश कर दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे का, उसके चलते थोड़े असहज हुए थे नीतीश कुमार। तो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन क्या तय है? और क्या इन आंकड़ों में वो बात भी हमने इंटरनलाइज की है क्या? इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा में मेरे साथ सी वोटर के सर्वे सर्वा, जिन्होंने हमारे लिए सर्वे किया है, यशवंत देशमुख। स्टूडियो में 3 खास मेहमान, किसी परिचय के मोहताज नहीं है कोई भी। गौतम लहड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे कम ही लोग बंगाल की राजनीति को जैसा ये समझते हैं वैसा समझ पाते हैं। संगीत रागी संघ विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा तौसीफुर रहमान तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मीता चक्रवर्ती कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ेंगी। और साथ ही साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल कोलकाता वासियों के साथ वो मौजूद हैं। लेकिन अभी मुझे यशवंत नहीं दिख रहे हैं, तो पहला सवाल मनोज्ञा आप ही से, और कोलकाता वासी आपके साथ जुड़े हुए हैं। कमोवेश वही 2019 की तस्वीर थोड़ी और बढ़त बनाती दिख रही है तृणमूल कांग्रेस, और बीजेपी को नुकसान ज्यादा नहीं, इक्का दुक्का सीट कम हो सकती हैं पिछली बार के आंकड़े के मुकाबले। तो इसे बंगाल वासी किस तरह से देख रहे हैं हमारे इस ओपिनियन पोल को? देखिए, बंगाल के लोगों से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि 2019 से 2023 के बीच में एक साल आया 2021 का, और 2021 के साल ने बहुत सारी चीजें बंगाल के लिए बदल दी, बंगाल की राजनीति के लिए और बंगाल की राजनीतिक तस्वीर पूरे देश में। अगर मैं ये कहूं कि दीदी ने ये साबित कर दिया कि बंगाल में तो दादा वही हैं, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, बड़ी मिली जुली प्रक्रिया रहती है। कुछ कहते हैं कि हो सकता है इस बार वैसा ही आंकड़े हो, कुछ कहते हैं कि इस बार तृणमूल कांग्रेस बेहतर करेगी, और कुछ को ये विश्वास है कि बीजेपी पहले से ज्यादा धुआंधार बैटिंग करेगी। लेकिन क्या होगा जमीनी स्तर पर? अंश हमारे साथ हैं, आप बताइए कि क्या लगता है कि इस बार कुछ अंतर आएगा? 15 से 18 सीटों पर बीजेपी जिस तरह से थी, और तृणमूल कांग्रेस भी 25 के आसपास रहेगी, कि उससे बढ़त हासिल हो जाएगी? नहीं, इस बार अंतर तो बहुत ही कुछ अंतर आएगा। जो पिछले बीजेपी ने 16-15 सीट जो भी जीती थी, इस बार 0 मिलने वाला है। क्योंकि 2021 में हमारे जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पे आके यहाँ के लोगों को बहुत सारे वादे किए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किए उन्होंने। और 2021 से है यहाँ की जो जननेत्री माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय ने हर एक परिवार को, हर एक आम लोगों को जो वादा की थी वो निभाते आ रही है। तो यहाँ पे बहुत ही चेंजिंग होने वाली है। इस बार ऐसा ही मानिए कि 42 में से 42 ममता बनर्जी के खाते। मुश्किल लग रहा है, 2-3 सीट लग रहा है कि कांग्रेस जीत जाएगी। कौन जीतेगा, क्या लगता है आपको? क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे तो सिर्फ ममता बनर्जी, उनका 42 में 42 सीट इस बार पूरा आएगा।
ये बड़ा दिलचस्प है मुकाबला। मैंने लोगों से भी बातचीत की यहाँ पर, तो बड़ा मिला जुला रिएक्शन आता है अधिकतर लोगों का। लेकिन आपको ये जरूर बता दें संदीप जी कि आज ही जैसे गीता पाठ हो रहा है और बाकी सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उन सबके बीच में जिस तरह से जनता में बार बार ये बात है कि दीदी बनाम दादा बंगाल में कौन रहेगा ज्यादा, तो और आपने कहा कि दीदी ही दादा साबित हो रही हैं, लेकिन आपने जो लोगों से ग्राउंड लेवल पर जो बात की, क्या कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन देखना चाहते हैं? वाम खेमे को भी इसमें देखना चाहते हैं, क्योंकि 8% वोट बैंक यहां पर कांग्रेस का भी है। उसको अगर तृणमूल के साथ जोड़ लिया जाए तो ये आंकड़ा फिर 52% हो जाता है, फिर तस्वीर बिल्कुल पलट सकती है। तो लोग किस तरह से देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन क्या हकीकत बनेगा या दीदी ही दादा हैं, बस उन्हीं के सहारे इंडिया चलेगा? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है और लेफ्ट का वोट अगर साथ में आता है, लड़ाई करके तो उन्हीं के खिलाफ जीते हैं, तो फिर ये अब दोबारा चेंज ऑफ स्टैंड होगा कि उसका वोट का फायदा लेने के लिए नहीं, यहाँ पे देखिए कांग्रेस लेफ्ट का कोई वोट ही नहीं है, पहली बात तो है। और कांग्रेस लेफ्ट की वोट रहती तो बीजेपी जो यहाँ पे अभी विरोधी पार्टी बन के बैठी है वो नहीं बनती। तो कांग्रेस और जो वाम है वो पूरे राम में शिफ्ट हो गए हैं। ये पूरे पश्चिम बंगाल के छोटे छोटे बच्चा भी जानता है कि जो वाम थे वो राम में शिफ्ट हो गए हैं। वाम और राम की लड़ाई संदीप जी बड़ी दिलचस्प होती है बंगाल में। कौन किसको वोट करता है नहीं पता, लेकिन एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी इतनी जबरदस्त होती है। वोट शेयर में अगर मैं कहूँ तो 2021 के चुनाव में भी ठीक यही हुआ था, जब पूरा लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन एक था, लेकिन एक ही विधानसभा में सीट लेकर पहुंचे हैं। और यही बता रहा है कि क्या ये गठबंधन में इंटर ट्रांसफर ऑफ वोट्स होता है कि नहीं होता है, कि यहाँ सिर्फ बात हो जाती है जमीन पर कि हम साथ साथ हैं लेकिन हाथ कोई और ले जाता है। नहीं, इसके अंदर एक हल्का सा महीन फर्क भी है। मैं जो सवाल पूछना चाह रहा था, तौसीफुर, क्या दीदी यानी कि आपकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार है या वाम को भी साथ लेगी, या वाम को राम राम है और कांग्रेस के लिए आइए साथ साथ लड़ लेते हैं? सर देखिए, स्ट्रैटेजी इंडिया अलायंस की है। स्ट्रैटेजी सिर्फ तृणमूल कांग्रेस, वाम या टीएमसी की नहीं है। इंडिया अलायंस आपके हम सब के साथ है। तो अगर जो स्ट्रैटेजी 31 दिसंबर से पहले बनने वाली है, ये क्लियर कर दिया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कि 31 दिसंबर से पहले हम ये सीट शेयरिंग को लेके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और जो छोटी मोटी जो नाराजगी जो इंडिया में रहेगी, सीट शेयरिंग कांग्रेस के साथ होगी या वाम खेमा भी उसका हिस्सा होगा? सर देखिए, ये तो सारी सहमति के साथ होगा। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि देखिए इंडिया अलायंस एक है। 31 दिसंबर तक आप थोड़ा वेट कर ले। ये सीट शेयरिंग का जो सारा कंफ्यूजन है, ये जो सारा आप तमाम और ये जो चीज चल रहा है, ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। ममता बनर्जी ने तो इशारों में साफ कर दिया है, कांग्रेस के लिए हाँ है, वाम के लिए ना है। सर अब देखिए, इशारों में तो अब मैं तो मीटिंग के लिए वेट करूंगा। सिंपल सी बात है, जब तक सामने कोई मीटिंग नहीं आती है मैं उसके लिए वेट करूंगा। जो हमें इशारा दिया जाएगा वैसे ही बात होगी। मगर सर कहीं ना कहीं आपने बहुत सही बात बोला कि अगर कांग्रेस और टीएमसी का साथ में आ जाता तो वोट शेयरिंग जो है बिल्कुल आगे बढ़ेगी। सर आप जो ये 16-18 का जो ये आंकड़ा देख रहे हैं, सर इस बार ये बहुत बड़ी चेंज है। सर ये 16 और 18 का आंकड़ा, मतलब मैं ओपिनियन पोल पे बहुत भरोसा भी रखता हूं, और मैं क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत से ये आती है, ये हवा में नहीं आती है। मगर सर बंगाल में जो कुछ हवा है, ये जो मैदानी जो हकीकत है, आप कुछ और ही देखेंगे सर। 3-4 मेरा जो ओपिनियन है सर, वो 3-4 से आगे नहीं बढ़ने वाला है। 3-4 से आगे नॉट पॉसिबल। 3-4 से आगे नहीं बढ़ने वाला है। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर वार्ष्णेय, वाम खेमे की कोई जगह भी है इंडिया अलायंस में पश्चिम बंगाल में? मैं स्पेसिफिकली पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं। देखिए संदीप जी, अभी ये बहुत जल्दी है। आपको जल्दी है, मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा देर और क्या करेंगे? उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 75 दिन में चुनावों की घोषणा हो जाएगी। आप कह रहे हैं अभी जल्दी है। सुनिए, नहीं, हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हाँ। पर आपने मुझे गलत पकड़ लिया। मैं एक नेशनल काउंसिल मेंबर हूं और मैं उसकी सीक्रेसी से बना हुआ हूं। हाँ। अंदर मीटिंग में हुआ है। हाँ। पर मैं 31 दिसंबर तक आप इंतजार कीजिए। पर यह निश्चित है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से भी बंधे हुए हैं आप।
हाँ प्रोफेसर साहब डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म से भी फंसे हुए हैं, उससे भी बंधे हुए हैं। मटेरियलिज्म आपने आज ना मुझे गलत आदमी को पकड़ लिया और वो देखनी है। पर इतना निश्चित है कि हम इस बार निश्चित तौर पे बंगाल में अपनी टैली को सुधारेंगे, क्योंकि पिछले जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी हमारी वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है। और 0 से कितना बढ़ाएंगे? इंफिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। 0 से बढ़ाना कि बढ़ाएंगे? देखिए कोई गारंटी नहीं है। बीजेपी की 2 थी एक टाइम में। बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में 2 थी संजीव जी, आपको कुछ पता है ना उसके बाद क्या हुआ? तो साथ लड़ेंगे, इंडिया अलायंस साथ लड़ेगा। आप इंडिया अलायंस का हिस्सा होंगे। ममता आपकी धुर विरोधी 36 का आंकड़ा जिसके साथ था, उनके साथ आप चुनावी गठबंधन में जाने को तैयार हैं? देखो ये देश विभिन्नता में एकता का देश है, इसमें ये राजनीति में भी रिफ्लेक्ट होता है। इंडिया अलायंस में ये कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, इस पर बहुत भारी डिस्कशन हुआ है। आप जाने को तैयार हैं कि नहीं? मतलब आप बता दीजिए आप तैयार हैं क्या? ममता बता देंगी आप तैयार हैं ममता के साथ हाथ मिलाने में? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आप मुझे बार बार उसी साइड घेर रहे हैं और मैं बार बार वहां से बच के निकलूंगा। ईमानदारी से कह रहा हूँ, बच के निकलूंगा। अच्छा, केरला में कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ेंगे या कांग्रेस के आमने सामने लड़ेंगे? तकरीबन यही प्रॉब्लम वहां पे भी आती है। तकरीबन यही समस्या वहां पे भी आती है। त्रिपुरा की फिर पूछने की जरूरत ही नहीं। त्रिपुरा में हम और कांग्रेस एक साथ लड़ेंगे, ये तय। अच्छा, क्योंकि अब बीजेपी वहां बड़ी शक्ति हो गई। लेकिन अभी एक पेंच अटका हुआ है यशवंत, जो आपके आंकड़े आए हैं, इन आंकड़ों में आप कह रहे हैं बीजेपी और तृणमूल में 5% का अंतर, 44 तृणमूल, 39% बीजेपी, कांग्रेस 8%। तो ये इंडिया गठबंधन, जब सीट प्रोजेक्शन आप कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन साथ लड़ेगा। साथ लड़ने में भी 2 सिनारियो हैं कि तृणमूल और कांग्रेस साथ लड़ रहे हैं तब ये सीट प्रोजेक्शंस हैं, या तृणमूल, कांग्रेस और वाम खेमा साथ लड़ रहे हैं तब ये प्रोजेक्शंस हैं, या आपकी प्रोजेक्शन ये है कि सब अलग अलग लड़ रहे हैं? यशवंत, आवाज आ रही है आपको? यशवंत का कनेक्शन अभी नहीं जुड़ा है। पर ये सबसे अहम सवाल है क्या अपने आप में संगीत रागी? बाकी फिर एक्सपर्ट्स के पास जाता हूं। मुझे लगता है कि संदीप एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है और ये संभव दिखता नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने सीपीएम से ये सीटें छीनी है। बंगाल की जमीन से यदि सीपीएम को बाहर करने की क्षमता किसी में थी तो सीपीएम में थी। नहीं, ये तो चीज अभी वो खोल देंगे, पर हाँ। आपकी 16 से 18 सीट, मतलब इसमें संतुष्टि है कि अरे वही 18 के आसपास हैं हम? देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा मैक्सिमाइज करना चाहती है और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच ये होगी कि 18 सीटों तक हम सीमित रह जाएंगे। पर ये सीटें तब हैं जब कई कद्दावर नेता, उनमें अर्जुन सिंह का नाम सीधे आता है, वो छोड़कर चले गए। बिल्कुल छोड़ चुके हैं। वो आक्रामक फाइटर किस्म के, तृणमूल की भाषा में तृणमूल को जवाब देने वाले नेता आज आपके साथ नहीं है। सीए एनआरसी का जो वादा किया था, मटवा वोट बैंक में सेंधमारी की थी, वो वादा पूरा नहीं हुआ है। उसके बावजूद ये आंकड़ा थोड़ी संतुष्टि दे रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये जो बंगाल का किला है वो बचाएगी भी और वो चाहेगी कि उससे बेहतर प्रदर्शन कर सके। और देखिए, 1-2 नेता के जाने से भारतीय जनता पार्टी पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने नहीं। आपने आक्रामक एक रणनीति अपनाई थी 2021 के विधानसभा चुनाव में। आपने केंद्रीय नेताओं को भी उतारा, बाबुल सुप्रियो को उतारा था, स्वपन दास गुप्ता भी चुनाव लड़ने पहुंचे थे, पर उसके बाद एक तरह का सन्नाटा दिखाई दिया है। बीजेपी की ऐसी कार्यशैली नहीं है किसी भी राज्य में जहां पर वो इनरोड्स कर लेते हैं फिर उसका पीछा नहीं छोड़ते। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी पुनः और आक्रामक तरीके से पश्चिम बंगाल में आएगी। पर थोड़ा लल रहा बीच में, लल नहीं रहा। विधानसभा चुनाव के पश्चात हाँ, भारतीय जनता पार्टी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जितना आक्रामक तरीके से पश्चिम बंगाल में एक्टिव होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, नहीं हुई।
और वो खास कर से बंगाल के विधानसभा चुनाव के पास जिस प्रकार से वहाँ पर हत्याएं हुई, राजनीतिक हत्याएं खासकर हुई, उससे बीजेपी का आर्डर थोड़ा सा डिमोरलाइज हुआ। और आप देखिएगा कि उसी का परिणाम था कि बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ जगदीप धनखड़ थे जब राज्यपाल। नहीं, देखिए मैं जगदीप धनखड़ पर टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर ममता बनर्जी का व्यवहार भी जो है वो बहुत ज़्यादा मर्यादित नहीं रहा है संवैधानिक पदों के प्रति। उनका हर से लड़ाई हो जाती है, केंद्र से भी लड़ते, वो हमेशा लड़ती ही दिखती हैं। मतलब यदि उनकी बात यदि आप नहीं मानते हैं तो आप उनसे लड़ने के लिए आप सांसद जैसे निलंबित भी हो जाते हैं। नहीं, ठीक है, देखिए वो एक अलग विषय हुआ जाएगा। मूल मुद्दा यहाँ है कि क्या बंगाल में चुनावी समीकरण वैसे ही रहेंगे। मुझे लगता है कि सीपीएम ने बहुत कई बार, ये इंटरनल खबर ऐसी भी है कि सीपीएम में येचुरी ने अपने लोगों से कहा, मीटिंग में विधिवत कहा कि भाई कम से कम हम तृणमूल के एलआई के तौर पर हम वहाँ पर बंगाल के चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं। और 2 पोलित ब्यूरो के मेंबर्स का भी मैं देख रहा था कल का खतरा हो गया है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसे कहते हैं। देखिए, बंगाल से तृणमूल सिमट गया है, सीपीएम खत्म हो गया है। जो भी बंगाल में मुस्लिम काडर्स थे या वाम के काडर्स थे, वो सारे के सारे सीपीएम तो खत्म हो गया, तृणमूल मजबूत है। पर अभी यहाँ पर यशवंत, आपसे आपका जो ये डेटा है इसमें 44% तृणमूल, कांग्रेस प्लस, यानी कि इसमें मैं मान रहा हूं वाम खेमा भी आप जोड़ रहे हैं, वो 8%। पर क्या इंडिया अलायंस की ये प्रोजेक्शन है ये सीटों का, या ये अलग अलग लड़ते हुए कि कांग्रेस वाम खेमा अलग लड़ेंगे, तृणमूल अलग लड़ेंगे? और अगर ये साथ लड़े तो क्या प्रोजेक्शन आपकी बदल जाएंगी? 23 से 25 की जगह कुछ और हो जाएगा आंकड़ा, और बीजेपी का 16 की 18 की जगह कुछ और हो जाएगा? इंटरेस्टिंग सवाल है संदीप। इसमें थोड़ा सा ये अंकगणित समझना ज़रूरी है कि अभी तक कांग्रेस और वाम मोर्चा ये तृणमूल अलायंस के अंदर सीट शेयरिंग पे नहीं गए हैं। ममता बनर्जी जी ने बोला ज़रूर है कि वो चाहेंगी सीट शेयरिंग, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए हम उनको अलग अलग तरीके से ही आंक रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताना चाहूँगा कि दरअसल जो अब बची खुची ताकत कांग्रेस की या तृणमूल की है वो कुछ जिलों तक ही सीमित है। अब वो बंगाल वाली स्थिति नहीं रही। पिछले विधानसभा चुनाव में कंटेस्ट लार्जली बाइपोलर हो गया था। जो भी एंटी बीजेपी वोट था वो ज़्यादातर कंसंट्रेट होकर के तृणमूल कांग्रेस को चला गया था, और जो एंटी तृणमूल वोट था उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को चला गया था। ऐसे में कुछ जिलों को, और ख़ासतौर पे ऐसे ज़िले जहाँ पे माइनॉरिटी कंसंट्रेशन पर्याप्त है, उस जगहों पे छोड़ करके तृणमूल के सामने कांग्रेस और लेफ्ट का बहुत ज़्यादा अब हिसाब किताब रह नहीं गया है। इसके पहले जो एक्सपर्ट बात कर रहे थे मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि अब वहाँ पर अंग्रेज़ी में एक शब्द है संदीप, लेफ्ट के लिए खास तौर पे और कांग्रेस के लिए भी बहुत हद तक एक मेल्ट डाउन वाली स्थिति है कि वो मेल्ट डाउन हो चुका है। अब उसमें वो अपनी जगह ममता बनर्जी के साथ में उस अलायंस में अपनी देखते हैं या उसके बाहर देखते हैं। दोनों ही स्थितियों में उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप बचा नहीं है, बल्कि ये पूरी संभावना है कि अगर वो ममता बनर्जी के साथ में जाते हैं तो उनके बचे खुचे वोट, जिसमें अब माइनॉरिटी वोट बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं, उनका एक काउंटर पोलराइजेशन भी ट्रिगर होगा, जिससे बीजेपी को भी फायदा हो सकता है। तो अगर कांग्रेस और तृणमूल का गठबंधन हो जाता है, मैं हाइपोथेसिस से आपसे ये विश्लेषण करवाना चाह रहा हूं, ये 8% में पहली बात तो कांग्रेस का पुट कितना है और वाम खेमे का कितना, और अगर तृणमूल कांग्रेस जुड़ जाते हैं तो क्या सिनारियो और प्रेडिक्शंस बदलेंगी? बहुत ज़्यादा संदीप नहीं बदलेंगी, क्योंकि ये वो सीटें या वो इलाके हैं जहाँ पे कंटेस्ट लार्जली इन दोनों के बीच का ही है। बीजेपी के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा करने लायक कुछ रहा नहीं है उन जगहों पे अगर आप देखेंगे तो इसलिए मुर्शिदाबाद मालदा वाली जो बेल्ट है उन जगहों पे अगर आप पाएंगे कि कंसंट्रेटेड लड़ाई दरअसल कांग्रेस वर्सेस तृणमूल या लेफ्ट वर्सेस तृणमूल के बीच में रही है, वहाँ बीजेपी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहा है। ऐसे में ये मिलके भी साथ में लड़ते हैं तो हो सकता है वोट शेयर कुछ उनका और बढ़ जाए, लेकिन उसका उन सीटों पे अब बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा जहां तृणमूल वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है।
और बीजेपी के वोट प्रतिशत में 2% की गिरावट है 2019 के मुकाबले, लेकिन सीटों की प्रोजेक्शन लगभग वही है। क्योंकि वो कंसंट्रेटेड हो रहा है मामला, जहां पे लड़ाई हो रही है वहां ज्यादा कंसंट्रेटेड हो रही है। और एक बात और भी ध्यान रखिए संदीप कि अब ममता बनर्जी के सामने दरअसल ट्रिपल इनकम्बेंसी का मसला आ रहा है। न केवल उनके बहुत बड़ी तादाद में जो 200 से ज़्यादा एमएलए जीत के गए, और आप जानते हैं जब बाढ़ में एमएलए जीत के जाते हैं तो उनका ग्राउंड पे परफॉर्मेंस लचर होता जाता है। जिन जगहों पे उनकी एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं, जिन जगहों पे उनके सांसद भी हैं, और जिन जगहों पे उन्होंने जिस तरीके से पंचायत के चुनाव या लोकल इलेक्शन जीते हैं वो जगजाहिर है। तो एक ये ट्रिपल इनकम्बेंसी का भी उनको सामना करना पड़ सकता है। ये चुनाव जिस बड़ी लहर के साथ में ममता बनर्जी ने असेंबली इलेक्शन जीता था, अगर कोई ये सोच रहा है कि वो उसी लहर की तरह से लोकसभा चुनाव भी जीतेंगी, तो मेरा मानना है कि शायद वो सही आकलन नहीं होगा। पर इसके अंदर अगर हम बीजेपी की तरफ से देखें, जो बात मैं संगीत रागी से भी पूछ रहा था, बहुत से नेता अब वो बीजेपी से अपना दामन छुड़ाकर बीजेपी से अलग हो गए हैं, उनमें आक्रामक नेता भी शामिल हैं। और ये क्योंकि दरअसल एक केंद्रीय चुनाव है, ये राष्ट्रीय व्यापी चुनाव है, तो सीए एनआरसी जिसकी अच्छी खासी गूंज हमने देश भर में भी और पश्चिम बंगाल की राजनीति में देखी थी, वो वादा अभी पूरा नहीं हुआ है। मटवा वोट बैंक में जो जबरदस्त सेंधमारी की थी, क्या उसका नुकसान या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? अभी टाइम है। गृह मंत्री अमित शाह इशारा कर रहे हैं, हो सकता है सीए एनआरसी चुनाव से पहले लागू कर दे। इस बात की भरी पूरी संभावना है और उसका असर भी पड़ सकता है। वैसे संदीप, एक चीज हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए कि ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री पद के रूप में उम्मीदवारी होना ये अपने आप में बड़ा फैक्टर हो सकता था पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के सामने, लेकिन जब से उन्होंने उस मसले पे अपने आप को बैकफुट लिया है, और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जैसा कि आपने अभी देखा कि 3 दिन पहले उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम प्रपोज कर दिया, क्योंकि उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि प्रधानमंत्री पद के ऊपर अगर नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी वाली लड़ाई हो रही है तो ये तृणमूल कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा है। गौतम लहरी किस तरह से आंकते हैं हमारे इस ओपिनियन पोल को? देखिए, अगर जैसे आपने सवाल पूछा कि ये इंडिया गठबंधन का मोर्चा बन रहा है कि नहीं, ना कि 2019 में जो स्थिति था उस स्थिति में अगर चुनाव हो रहा है, कांग्रेस तो बिना मोर्चा के कारण भी 2 सीट जीते थे, तो वही 2 सीट अब दिखा रहे हैं। हाँ। वामपंथी जीता नहीं था, फिर भी जीतेंगे नहीं। लेकिन ये बात सही है कि 2019 में दोनों का वोट प्रतिशत में करीब 4% का डिफरेंस था। ममता, मैं विधानसभा का बिल्कुल नहीं साथ में ला रहा हूँ। विधानसभा मैं मानता हूँ विधानसभा लोकसभा अलग चुनाव है, उसका विधानसभा को ट्रांसलेट में लोकसभा में नहीं कर, जैसे लोगों ने किया था ना 161 सीटों में बीजेपी आगे थे, लेकिन आ गया 77 में। बंगाल में जनरली बाइनरी पॉलिटिक्स, जनरली आप तीसरी मोर्चा का जाएगा वहाँ पे बहुत ही कम है, इसलिए 40% वोट कांग्रेस जब थे, वामपंथी जब थे, अब बीजेपी, सबको 40%, वही 39% वही मिलते हैं। तो इसलिए इसका ज़्यादा सिर्फ ये हो रहा है कि तृणमूल अपना वोट कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का जो जनाधार है सबसे खराब, जैसे रागी जी भी मानेंगे, आज देश में सबसे दुर्बल वीक ऑर्गेनाइजेशन बंगाल में है बीजेपी का। इतना ज़्यादा गुटबाजी है, बार बार संगठन में उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, विच इज वेरी अनलाइक बीजेपी। बीजेपी कॉस्ट करेक्शन में माहिर है। हाँ, इसलिए देखिए, ये तो माना जाता है कि शायद बीजेपी का टारगेट में बंगाल अभी नहीं है, फिर अगला विधानसभा में देखेंगे। जो है अभी गढ़ बचाना, किला बचाना नहीं। पर यहाँ पर देखिए एक बात और हो जाती है गौतम लहरी साहब, 4 राज्यों के बारे में तमाम जानकार विश्लेषक आप जैसे, विनोद अग्निहोत्री जैसे, वो कहते हैं जो ये स्विंग स्टेट्स अगर हम कहें 2024 के चुनाव तय करेंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कर्नाटक का हमने ओपिनियन पोल किया है, बीजेपी अपनी मजबूती कायम रख रही है जबरदस्त हार के बावजूद विधानसभा में। भाई कांग्रेस दुगनी से ज्यादा सीट ले गई, लेकिन अभी भी 24-26 सीटें वो लेती हमारे ट्रैकर में दिखाई दे रही है।
पश्चिम बंगाल में बराबर की स्थिति है। बिहार अभी हम दिखाने वाले हैं, चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र जो हमने दिखाया, जो बीजेपी एनडीए गठबंधन 42 सीटें ले गया था, वो 20 पर, आधे से भी कम में आता दिखाई दे रहा है। तो ये स्विंग स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उसमें पश्चिम बंगाल भी है। पश्चिम में 18 सीट बीजेपी की ली, क्योंकि उसका पिछला 14 में सिर्फ 2 मिला था। यस, 2 से 18 होना निश्चित तौर पे बीजेपी का जो संख्या वो 300 का पार किया। अभी जो रणनीति है, अभी तो टारगेट दिया गया है 35 सीट्स, बीजेपी ने टारगेट दिया। नहीं, वो टारगेट तो रहता ही है, लेकिन मुझे जो ग्राउंड सिचुएशन है, अभी काल भी संगठन में बदला हुआ है राज्य में, इसमें जो गुटबाजी का एक रिफ्लेक्शन है, वो जो दिलीप घोष जिसका नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, जो 18 सीट बीजेपी को मिले थे, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी एक चेहरा थे, लेकिन उसके खिलाफ जो नेता थे उसको अभी बना दिया गया एक बड़े पद में। तो इसलिए वहां पे गुटबाजी इतना ज्यादा है। और ये सीए एनआरसी उसकी वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। फैक्टर तो है, जिसलिए जिस सीट जीते थे, जैसे उन्होंने बोल रहे ना जसवंत ने, मालदा जिस जगह पे बीजेपी का कुछ नहीं, मालदा का एक सीट बीजेपी जीता था। खगेन मुर्मू, वही पुराना सीपीएम। और उत्तरी अगर हम पश्चिम बंगाल की खास बात करें, वहाँ क्योंकि सबसे बड़ा जनाधार बीजेपी ने जो बनाया है वो है ट्राइबल और दलित। इसी कारण एक हो सकता है कि ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे ला रहा है। एक फैक्टर वो चाहते हैं, राहुल भी साइड हो गए, राजनीति को भी सूट कर लिया, साइड हो गया, और नीतीश भी साइड हो गए। पर इसमें अब क्या हम ये मानकर चलें कि तृणमूल और कांग्रेस का गठबंधन होगा, वाम खेमे को ना करती रहेंगी? इसलिए देखिए, इंडिया गठबंधन के दिन मैंने भी उपस्थित था, मैं ममता का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं था, और इसके बाद अलग से उद्धव ठाकरे जब मिले उनमें भी मैं था। तो मैंने सबसे सुना, उनके बाद ममता ने एक तो दिया कि मैं वामपंथी के साथ गठबंधन के लिए ओपन हूँ, लेकिन कहा नहीं कि क्या करेंगे, लेकिन मैं ओपन हूँ, एक कहा था। ओपन हूँ, कोई सीट नहीं दूंगी, कर लो गठबंधन। ये सबसे डिफिकल्ट भाई, जैसा वो कांग्रेस को कह रही है 2 सीट दूंगी, और वाम को कह देंगी कि हाँ गठबंधन के लिए तैयार हूँ पर सीट नहीं दूंगी, साथ में चलो। टिप्पणी करूँ, दरअसल ममता बनर्जी बहुत जल्दी में है। वो चाहती हैं कि वो डेडलाइन दे रही हैं अपने तरफ से, आप 31 दिसंबर तक सीटों का, और वो सही भी है। देखिए, नहीं तो कब करोगे सीटों का बंटवारा? देखिए, वो जो दिनेश वार्ष्णेय कह रहे थे कि अभी इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, अरे देर कर चुके। वो ये नहीं ठिकरा अपने ऊपर फोड़ना चाहती कि देखिए ये इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन है वो मेरे कारण नहीं हो सका, ये कांग्रेस के कारण आप में संगीत दिल्ली की गाड़ी निकल जाएगी। बिल्कुल भाई, देखिए 10 से 12 मार्च के आसपास जो है चुनावी नोटिफिकेशन, पिछली बार 10 को हो गई थी, तो उसी आसपास हो जाएगा। आपके पास सीटों के समझौता के लिए समय कहाँ बचा हुआ है? स्टेट है इंडिया अलायंस का ये बंगाल, इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे तो कांग्रेस के साथ राज्य का नाम लिया था, पश्चिम बंगाल का नाम नहीं लिया था। मीता चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। तो मीता दीदी और कांग्रेस साथ होंगी या वाम खेमा भी गठबंधन का हिस्सा होगा? अभी जो प्रोजेक्शंस हम दिखा रहे हैं वो कांग्रेस और वाम खेमा अलग, तृणमूल अलग। देखिए, आपके जो सर्वे है और उस सर्वे का मैं पूरा सम्मान करते हुए सिर्फ ये बताऊंगी कि अगर आप 2019 इलेक्शन का वोट शेयर देख ले तो 2019 लोकसभा की बात कर रही हूं मैं, वहां पर टीएमसी को मिला था 43.3% वोट, कांग्रेस को मिला था 5.7% वोट, एंड लेफ्ट को मिला था करीबन 6% वोट। इफ यू ऐड ऑल दिस 3, तो ये इंडिया अलायंस के पक्ष में जो कि अलग अलग लड़े थे, और वहां पर वोट शेयर इज मोर देन 55 to almost 60% बिकॉज बीजेपी स्कोर्ड अराउंड 40% देयर। और बीजेपी का ये आज तक अभी तक का सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था वेस्ट बंगाल में, क्योंकि 2021 में उनका ग्राफ नीचे गया। मीता थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं ना, आंकड़े, ये बड़े आपको ना भ्रम में बड़ा डाल देते हैं। यही गणित लगाकर वो बुआ और बबुआ, मायावती और अखिलेश, वो गदगद हुए घूम रहे थे कि हाथी और साइकिल चल पड़े जी, कमल को धाराशाही कर देंगे, पल्ले हाथ 15 सीट आई, 62 सीटें ले गई बीजेपी 80 में से। ऊपर ही बात कर रहे हैं, ये डेटा कई बार के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ,
हाँ ना, तो आज तो बनता है डेटा के ऊपर बात करना ना। बनता है। तो 2019 का अगर आप डेटा पॉइंटर्स ले तो ये इंडिया अलायंस जो है वो सिर्फ पेपर में अरिथमेटिकली सिर्फ स्ट्रांग नहीं है। हम लोग जब जा रहे हैं जनता के बीच, हम लोग एक विकल्प की बात कर रहे हैं, हम लोग एक ऑल्टरनेटिव सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल विजन की बात कर रहे हैं। तीनों दल साथ आएंगे, हम लोग एक साझा प्रोग्राम भूमिका में होंगे, मैनिफेस्टो लेके जाने की बात कर रहे हैं। 3 तिलंगे साथ दिखेंगे एक साथ, तृणमूल, कांग्रेस और वाम खेमा बीजेपी के खिलाफ। ये तो 31 दिसंबर तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारी सीट शेयरिंग अरेंजमेंट बाय दिस मंथ विल बी फाइनलाइज्ड। पर मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट इस अलायंस, प्री पोल अलायंस के पार्ट ना रहे और कांग्रेस और टीएमसी एक साथ लड़े। उससे पोलराइजेशन ऑफ वोट्स भी नहीं होगा। अगर मैं एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स की तरह बात करूं तो उसमें पोलराइजेशन ऑफ वोट्स भी नहीं होगा। और जो बीजेपी को मिला था वोट, और जो बीजेपी को 18 एमपीज मिला था 2019 में, इस बार वो 5 भी नहीं क्रॉस कर पाएंगे। तो आपने एक बड़ा संकेत, नॉर्थ बंगाल जो पश्चिम बंगाल की कांग्रेस है जिसका आप हिस्सा हैं मीता, आप सीधा इशारा कर रहे हैं कि ज्यादा कंफर्टेबल होगा कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस वो गठबंधन करें, वाम खेमे को जगह ना दे। मैं सिर्फ लेफ्ट लीडर्स का जो स्टेटमेंट्स जो पब्लिक डोमेन में है उसके बेसिस में बात कर रही हूँ। पर सीटें कितनी देंगी ममता, ये भी तो एक सवाल है। लाख टके का सवाल मीता ये भी है कि कितनी सीटें देंगी। ममता ने इशारा किया 2 सीटें ले लो कांग्रेस, आप 6 से 8 मांग रहे हैं। वो 2 तो हमारी एग्जिस्टिंग एमपीज है। हम लोग 45 साल से कांग्रेस वेस्ट बंगाल में पावर में नहीं है, पर अभी भी इस करंट लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ लोकसभा इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, अधीर रंजन चौधरी। तो 2 तो हमने हमारी करंट एग्जिस्टिंग एमपीज है और बातचीत चल रहा है। हमारी सेंट्रल लीडरशिप तय करेगा कि कैसे चलेगा, अलॉन्ग विद कन्वर्सेशन विद इंडिया, विद ऑल इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज, अलॉन्ग विद टीएमसी। और by end of this month it will be very clear. So this survey can be misleading, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा दिखाया जा रहा है वहां पर तो अपने टीएमसी को और फेयर पॉइंट है। हम हर चीज की डिटेल में इसीलिए जाते हैं कि अब ये इंडिया गठबंधन का वोट बैंक नहीं है। तो 31 दिसंबर का इंतजार करें विनोद, नहीं कि ये कांग्रेस जाती है तब वो कितना शिफ्ट होगा, उसके असरात क्या होंगे। देखिए, एक बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि पिछला डेटा जो है उसके आधार पर अब आगे का प्रोजेक्शन नहीं कर सकते। क्योंकि 5 साल में गंगा, जमुना, कावेरी, सरस्वती में इतना पानी बह जाता है, और हुगली में भी तो गंगा ही है ना, वो तो गंगा का इतना पानी बह जाता है कि चीज़ें काफ़ी इधर से उधर हो जाती हैं। लेकिन ये जरूर है कि हम जब कोई विश्लेषण करते हैं तो उसका एक बेस पॉइंट पुराना डेटा लेते हैं उसके आधार पर। और मुझे लगता है, मेरा अपना आकलन ये है जो ये कह रही है मीता, कि पश्चिम बंगाल में हो सकता है लेफ्ट अलग लड़े, क्योंकि ये बार बार, और वो एक स्ट्रेटेजिकल वहां अलग लड़ेगा तो लेफ्ट मतलब नहीं, तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं होगा। केरल में तो कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने होंगी। देखिए, स्ट्रेटेजी का हिस्सा तो मतलब त्रिपुरा के नाम का देखिए इंडिया गठबंधन जो है उसमें कई तरह के प्रयोग आपको देखने को मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक साथ होंगे, हो सकता है लेफ्ट अलग लड़े। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने होंगे। त्रिपुरा में कांग्रेस लेफ्ट एक साथ होंगे और तृणमूल भी शायद वहां एक साथ हो जाए। तो ये 3। अब पंजाब का क्या होगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्या एडजस्टमेंट होगा। तो इंडिया गठबंधन में एडजस्टमेंट करना तो नुकसान देना हो जाए। अगर जो हम आंकड़ा दिखा रहे हैं 13 में से 11 से 12 सीट दोनों मिलकर ले सकते हैं, अगर अलग अलग लड़े, साथ लड़े, पता लगा कि 5 पे ही सिमट गए, ये भी हो सकता है पोलराइजेशन काउंटर हो जाए। मतलब हाँ। इसलिए ये भी सुखबीर बादल की बल्ले बल्ले हो जाए। उससे बेहतर ये है कि अलग अलग लड़ो, सारा है तो दिल्ली में साथ मिलके लड़ो, वहां अलग अलग लड़ो। केरल में 20 सीटें हैं, अब 20 की 20 सीटें इंडिया गठबंधन के लिए मानी जाएंगी, क्योंकि वहाँ लेफ्ट जीते या कांग्रेस जीते। तो वो वही पंजाब में भी हो सकता है। तो इस तरह के प्रयोग आपको देखने को मिलेंगे इंडिया गठबंधन में। और क्या वेस्ट बंगाल धड़कने बढ़ा रहा है। मैं वो 4 स्विंग स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र से अच्छी खबर नहीं है एनडीए के लिए जी, बीजेपी के लिए आधे में आ रहा है एनडीए। उसका आंकड़ा 48 में से 42 जीती थी, अब 19 से 21। तो वहाँ जो आपका सर्वे है वो पूरा इंडिया गठबंधन का सर्वे है। एग्जैक्टली, वहाँ तीनों एक साथ हैं। हाँ। तो इसलिए वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है महाराष्ट्र में। हाँ। बंगाल में भी ये अलग अलग के हिसाब से सर्वे है, एक साथ होगा तो क्या होगा।
तो इसलिए बंगाल वाकई वो धड़कने बीजेपी की भी बढ़ा रहा है और इंडिया की भी बढ़ा रहा है। हाँ। क्योंकि जो उम्मीद बंगाल में इंडिया को है, इंडिया गठबंधन को, कि तृणमूल 30 सीटें क्रॉस कर जाए, ये मतलब गठबंधन उनका 30 और बीजेपी 10 के नीचे आ जाए, उम्मीद है वो कि होता दिख नहीं रहा है सर्वे में। ममता 30 से ऊपर ले गई, बहुत बड़ी दावेदार हो जाएंगी आगे आने वाली राजनीति की। नहीं, निश्चित रूप से दावेदार तो हो क्योंकि जाएगी। जेडीयू अपने दम पर तो 30 से ऊपर लेके नहीं जाएगा, और 30 अगर अखिलेश ले जाते हैं तो बल्ले बल्ले फिर तो राजनीति ही बिल्कुल बदल जाएगी। दो ही दल तो ऐसे, ममता दरअसल कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी घटक हो जाएंगी। दो ही दल ऐसे हैं कांग्रेस के अलावा, हाँ, जो 30 से ऊपर क्रॉस कर सकते हैं अगर उनके हक में मामला रहे। एक तृणमूल कांग्रेस, एक समाजवादी पार्टी, क्योंकि और डीएमके, डीएमके भी है, लेकिन वो दावेदार नहीं है। वो दावेदार नहीं है, डीएमके दावेदार नहीं, लेकिन वैसे तो स्विंग होता है, वैसे दावेदार में से या तो इस तरफ या उस वैसे दावेदारी अखिलेश जी भी नहीं कर रहे हैं इस समय। वो उनकी नजर 2026 के विधानसभा, 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। दावेदारी ममता जी की है, नीतीश जी की है, और ममता जी ने खड़गे जी को आगे कर दिया। दिसंबर तक आपको लगता है सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा? मुझे लगता है प्रमुख रूप से कुछ सीटें हो सकता है शायद न तय हो पाए, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हो जाएगा। और खासकर वो बंटवारा होगा, तृणमूल और कांग्रेस साथ आएंगी पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल, मुझे लगता है वो सीटिंग गेटिंग और जो नंबर 2 जहां पे थे वो, और इस हिसाब से जो सीटें बनती हैं उनका तो बंटवारा हो जाएगा। जो फंसने वाली सीटें हैं उसके लिए शायद हफ्ता 10 दिन और लग जाए। ये स्विंग स्टेट्स की जो बात मैं लगातार उठा रहा हूं यशवंत, वो आंकड़ा, और अभी बिहार का वो भी दिलचस्प आंकड़ा हम 8 बजे दिखाने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं है, और पश्चिम बंगाल में जस की तस है जो स्थिति है, और वही स्थिति कर्नाटक में भी। पर बंगाल और ये बिहार, और बिहार में हम जोड़ेंगे भाई झारखंड को भी, कुल मिलाकर वो 40 सीटों तक मसला सीमित नहीं है। 40 जमा 14 54 सीटें हो जाती है। बिल्कुल संदीप, देखिए मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि मुझे याद आता है ठीक 5 साल पहले जब एबीपी सी वोटर के ट्रैकर में हमने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 20 सीट तक टच करने की संभावना व्यक्त की थी तो तहलका मच गया था। बहुत सारे महामहिम लोगों ने कहा ये आंकड़े बकवास हैं, ये संभव नहीं है, असंभव है। तो मेरा एक तो मानना यह है कि आंकड़े आंकड़े होते हैं, उसमें संभव असंभव इस तरह के आलोचक की तो आपको थिक स्किन्ड बना दिया है ना, चमड़ी आपकी अच्छी खासी मोटी कर दी है ऐसे लोगों ने। हाँ जी, तो मुझे इसलिए मुझे बहुत मोटी चमड़ी हो गई है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो एक हरियाणा में आप कहावत बताते हैं ना संदीप की, वो बाल उतारने वाले से पूछते हैं कि मेरे सर पे कितने बाल, वो कहता है भाई साहब उतार देता हूँ, खुद गिन लेना। हाँ। तो वो नतीजे आने पे अपने आप ही चीज़ें सामने हो जाती हैं। एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे बंगाल के सिलसिले में कहनी है, जो वहाँ पे बहुत जानकार लोग आपके पास में बैठे हैं, वो शायद उसको ठीक से समझ भी पाएँ, समझा भी पाएँ। पिछले विधानसभा चुनाव में संदीप, जितने भी बंगाल में मुस्लिम मतदाता थे उनका लगभग 100% पोलराइजेशन तृणमूल कांग्रेस के लिए ऑलरेडी हो चुका था। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पिछले विधानसभा चुनाव में जो भी रेसिडुअल वोट कांग्रेस का और लेफ्ट फ्रंट का बचा था, उसमें माइनॉरिटी वोट न के बराबर था, लेकिन वो एंटी तृणमूल वोट अवश्यंभावी था। ऐसे में ये इंडिया अलायंस के साथ में जाने पे जिन जगहों पे लेफ्ट या कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं होंगे, वहां पर इस रेसिडुअल वोट को पूरा का उठाकर इंडिया अलायंस के नाते तृणमूल के खाते में डालना, ये बहुत बड़ी गलती होगी। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है। ये क्लियर कतई यही चीज पॉइंट आउट करना चाह रहे थे। 2-4 का खेल कतई मैं देखो संदीप, जैसे आपने जिक्र किया, जो कांग्रेस की प्रवक्ता थी, साधारण अंक गणित नहीं होता जब आप चुनाव में जाते हैं। जैसा कि आपने भी पॉइंट आउट किया कि बुआ और बबुआ दोनों साथ आए, कांग्रेस आया, तो ये बड़ा एक कॉम्बिनेशन, अर्थमेटिक कॉम्बिनेशन लगा के अब तो मतलब आप ये मानते हैं हम हर पहलू को कुरेद कर पूछते हैं? नहीं, ये ठीक है, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जो एक बंगाल में देखिए आने वाले चुनाव में काउंटर पोलराइजेशन होगा। हाँ। और अभी तो इलेक्शन की शुरुआत नहीं हुई है। ये उम्मीद के सहारे तो नहीं है आपका बयान? नहीं, मैं उम्मीद के सहारे नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशनली संगठनात्मक तौर पर ऐसी कमजोरी जो गौतम दादा कह रहे थे, बीजेपी की किसी राज्य में नहीं। आप देखेंगे कल गीता जयंती पर बहुत बड़ा वहाँ पर ये हुआ, आपने देखा होगा। बाद में हुआ नहीं, आज फोटो छपा है खादी का मैदान, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 10 सेकंड में पूरा। देखिए, और मूल बात यह है कि जैसे ही एनआरसी का मामला आएगा और जैसे ही आता है कि नहीं भी आता है, मैं मान लेता हूं कि वो नहीं भी आता है,
तो जैसे ही ममता बनर्जी के पक्ष में मुस्लिम मतदाताओं का पोलराइजेशन होगा, जो होता ही है बंगाल में, आप देखेंगे तो ध्रुवीकरण किस तरह से, वो ध्रुवीकरण का ऊंट भी क्या कुछ करवट बदल देगा, ये देखने वाली बात होगी।